नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चीन और ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में भारत चीन संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे तथा वर्तमान समय में चीन ने भारत के प्रति किस प्रकार का रुख अख्तियार किया है। और मूल रूप से हम लोग जानते हैं कि चीन के रुख में काफी ज्यादा आक्रामकता आ गई है और भारत चीन के इस आक्रामकता को किस प्रकार से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, भारत का गेम प्लान क्या है चीन को काउंटर करने का, उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि हुआ क्या है। हाल ही में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा संपन्न हुई थी ताइवान के लिए। इस यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान के ऊपर दबाव डालने के उद्देश्य से एवं ताइवान को चारों ओर से घेरने के लिए युद्धाभ्यास उसने प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण चीन और ताइवान के जो संबंध थे वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे। साथ ही साथ यह लग रहा था कि अब न तब रूस और यूक्रेन की तरह चीन और ताइवान का भी युद्ध होने जा रहा है। तो दूसरी ओर चीन जो था भारत को घेरने के लिए भी भारत की सीमाओं के पास में युद्धाभ्यास लगातार किए जा रहा है तथा भारत को इसने घेरने के लिए अपने चाइनीज जो इसका सर्विलांस शिप था युआंगवांग 5 इसको श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया था। उद्देश्य बताया गया था इस शिप का श्रीलंका पहुंचना कि हिंद महासागर में यह पोत जो है अपना शोध गतिविधियां करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में चीन ने अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सेना भेजने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि जो पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट हैं चीन के, उनकी जो सुरक्षा का भार होगा वह चीनी सैनिकों के ऊपर तथा उसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी या अधिकारी वर्ग के लोग हैं उनकी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व होगा वह चीन की सेना के ऊपर होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखते हैं तो चीन ने भारत की सीमा से लगे हुए इलाकों में अपना सैन्य अभ्यास प्रारंभ कर दिया है। साथ ही LAC के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर में अपने लड़ाकू विमान वह लगातार उड़ा रहा है तथा भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त लद्दाख में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के लिए जो 16वें दौर की जो वार्ता का आयोजन हुआ था वह भी बिना किसी नतीजा के समाप्त हो गई। अब यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य है कि चाहे भारत हो या ताइवान, दोनों देशों के साथ चीन आखिर इस प्रकार का रुख क्यों अख्तियार कर रहा है दोनों देशों के विरुद्ध में। तो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर चीन इस प्रकार की गतिविधियां क्यों कर रहा है। तो इसका मूल कारण है चीन में आयोजित होने वाली 20वीं पार्टी कांग्रेस जो इस साल ही दिसंबर माह में आयोजित होनी है। यह जो अधिवेशन है इसमें चीन के राष्ट्रपति का चुनाव होना है तथा वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना तीसरा टर्म चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो चीन की आंतरिक घरेलू स्थिति है उसमें शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल जो मिलना है उसके राह में काफी ज्यादा अड़चने हैं, इनकी राह मुश्किलों भरी है। इसलिए चीन जो है या मूल रूप से हम लोग समझे तो शी जिनपिंग जो है चीन में आंतरिक राष्ट्रवाद को उभार करके अपना तीसरा टर्म प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग संक्षेप में चीन की वर्तमान हालातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है कि चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वहां की अर्थव्यवस्था का 5वां भाग है। ध्यान रखिएगा 1/5वां भाग जो है चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर चीन की अर्थव्यवस्था का भाग है। लेकिन कोविड महामारी के कारण चीन की जो वर्तमान आर्थिक परिस्थिति हुई है वहां के नागरिकों की, वह अपने लिए खरीदे गए फ्लैट्स जो हैं उनके लिए वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं तथा जिन्होंने कुछ पैसे वहां पे लगाए भी हैं नए फ्लैट्स को खरीदने के लिए, वो भी वापस पैसे का मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ऐसे 300 प्रोजेक्ट हैं जो कि 100 शहरों में हैं और लगभग इसका जो टोटल कॉस्ट है वो $300 बिलियन के आसपास का है। तो इस प्रकार का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे चाइना
रूबरू हो रहा है। वहीं हम लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो वर्तमान समय में चीन में बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है और 20% जो नए यंग ग्रेजुएट हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के उपरांत ताइवान के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध और विभिन्न प्रकार के मिलिट्री गतिविधियां करना प्रारंभ कर दिया, ताकि जनता की नजरों में वो मजबूत दिखने के साथ साथ चीन में जो बढ़ रहा असंतोष है आर्थिक गतिविधियों के कारण, उसको दबाने के लिए एक ऐसा उपाय की जरूरत है जिससे उन्हें राष्ट्रपति पद का तीसरा कार्यकाल प्रदान कर दिया जाए। तो शी जिनपिंग ने हाल में ही ताइवान के जो विरुद्ध कदम उठाए थे उनमें प्रमुख था कि ताइवान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। ताइवान के सीमा के क्षेत्र के ऊपर चीन ने अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। वहीं ताइवान के चारों ओर इन्होंने लाइव मिसाइल फायर ड्रिल भी आयोजित किए थे। साथ ही भारत को घेरने के लिए चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा में अप्रैल 2020 से लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वहां भारत से वह स्वयं को मजबूत दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो भी स्टैंड ऑफ है उसे लगातार बरकरार रखे हुए हैं, जिससे चीन के अंदर चीनी नागरिकों के अंदर जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है वह असंतोष कम हो जाए तथा पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाए। यानी कहीं न कहीं चीन में जो भारत और ताइवान का जो दो मुद्दा है यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही हमें दिखाई देता है। अब यदि हम लोग देखें तो हाल ही में चीन ने जो 16वें दौर की चीन के साथ वार्ता हुई थी सैन्य कमांडरों की, उसमें चीन का कहना था कि जो न्यू बैलेंस जो बना हुआ है अब उसे ही बना रहने दिया जाए, यहां से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अब यहां पर देखें यदि हम लोग तो हाल ही में डोकलाम के भीतर चीन ने नई बस्तियां या नई बसावटें बसाना प्रारंभ कर दिया है, वह भी भूटान के 10 किलोमीटर सीमा के अंदर में। भूटान में ही आमोचू रिवर है, वहां पे चीन अपनी दोहरी उपयोग वाली बस्तियां बसाने में लगा हुआ है, जिसे चीन में या भूटान में पांगडा कहा जाता है। यदि चीन इन बस्तियों को बसा लेता है तो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन की जो तोपें हैं उसके पहुंच के दायरे में आ जाएंगी। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत के साथ चीन का डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था, तब वहां पर भारतीय फौजों ने इन्हें अच्छी तरह से गोलगप्पे खिला करके मार करके भगाया था। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में जो LAC के 10 किलोमीटर के अंदर जो नो फ्लाई जोन है वहां पर चीन अपनी सेनाओं को, अपने एयरफोर्स के प्लेन्स को लगातार भेज रहा है। साथ ही चीन भारत के साथ लगते हुए जितने भी एयरबेसेस है, चाहे वो कासगढ़ हो, होतान हो या नागरी गुंसा हो, इन सारे जगहों पर वह अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण कर रहा है, जिसमें नए रनवे बना रहे हैं, एप्रॉन का एक्सपेंशन कर रहा है, नए टर्मिनल्स बना रहे हैं, या फिर हम लोग देखें तो न्यू एकोमोडेशंस बनाए जा रहे हैं वहां पर, ताकि जो भी नए लोग यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दें उनको रहने में सहूलियतें प्राप्त हों। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि गोंकर एयरबेस है, वहां पर न्यू UAV का हैंगर बनाया हुआ है। इसी प्रकार से सारी गतिविधियां जो है चीन अभी वर्तमान समय में भारत के साथ लगती हुई सीमा में अपने सैन्य हवाई अड्डों पर यह लगातार इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। अब यदि यहां पर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा प्लान है चीन का कि 2035 तक यह 4,61,000 किलोमीटर के नए हाईवेज और मोटरवेज का निर्माण चीन में करने जा रहा है। इसमें एक जो हाईवे होना है वह G695 होना है। G695 तिब्बत को सिंजियांग प्रांत होगा, तिब्बत को सिंजियांग प्रांत से यह जोड़ेगा। और यह जो हाईवे होगा G695 यह तिब्बत नेपाल से होता हुआ अक्साई चीन से होकर के गुजरेगा। अक्साई चीन के डेप्सांग प्लेन, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग से होते हुए LAC के पास से यह हाईवे गुजरने वाली है। अब यह जो हाईवे है चीन की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि यह जो हाईवे है
विश्व के ऐसे क्षेत्र में से गुजरने वाला है जो कि इस प्लेनेट का सर्वाधिक डिसोलेट एरिया है, यानी यहाँ पर कोई भी आबादी का नामो निशान नहीं है। इसलिए इस जो हाईवे का सिविल पर्पस के लिए उपयोग तो होना नहीं है, किस लिए होगा? मिलिट्री पर्पस के लिए। इसके साथ ही हम लोग देखें तो हाल ही में चीन ने नॉर्थ और साउथ पैंगोंग त्सो लेक को जोड़ने के लिए क्या किया है? एक ब्रिज का निर्माण किया है, जो चीन का जो गैरिसन है कुरनाक नॉर्थ बैंक में, वो साउथ बैंक के मोल्डो को जोड़ देगा। और यहां से जो है चीन का जो डिस्टेंस हो जाएगा पार करने में, एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने में 200 किलोमीटर के स्थान पर केवल 500 मीटर का दोनों का डिस्टेंस रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो ब्रिज है चीन के द्वारा LAC से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है। यदि हम लोग हाल में जारी किए गए सैटेलाइट इमेजेस को देखें, 16 जनवरी 2022 का यह इमेज है। इसमें दिखाया क्या गया है कि चीन का ब्रिज दिखाया गया है, कुछ क्रेन्स दिखाया गया है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। और ये पैंगोंग त्सो लेक जो है वो कंप्लीटली फ्रोजन हो चुका है। अब चीन जो है इस प्रकार की आक्रामक गतिविधियां जो है भारतीय सीमा के अंतर्गत लगातार किए जा रहा है। तो भारत ने इसके जवाब में क्या किया है, इसे हम लोग यहां पर पहले देख लेते हैं। भारत ने LAC पर चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने के लिए 2 प्रकार के फॉर्मूला को अपनाया है। एक तो संरचनात्मक फॉर्मूला को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरा है कि टैक्टिकल रास्ता भारत अपना रहा है। इसके साथ में ही भारत में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है और चाइनीज ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उस पर काफी क्लोजली हम लोग व्यू रखे हुए हैं कि भारत में चीन किस प्रकार की व्यापारिक प्रथाओं में लगा हुआ है, कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। यदि हम लोग स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें तो इसी साल के बजट में 2022 के बजट में एक प्रोग्राम लाया गया है सरकार के द्वारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, VVP प्रोग्राम लाया गया है। इसके अंतर्गत भारत LAC के ऊपर नए गांव का निर्माण करेगा तथा वहां पर भारतीयों को बसाना प्रारंभ करेगा। और ये जो भारतीय होंगे लोकल्स के साथ साथ सैन्य, रिटायर्ड सैन्य कर्मी और अधिकारी भी यहां पर होंगे। और इन गांवों का जो उपयोग होगा, इनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से चीन जो है बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा है LAC के ऊपर, जिसे सायोकांग कहते हैं चीनी भाषा में, और वहां पर हान चाइनीज पॉपुलेशन को चाइना लगातार बसा रहा है। चीन ने इस प्रकार के गांवों का निर्माण जो है LAC पर 2017 में किया था और इनका प्रयोग दोहरा यूज हो सकता है। वहां नागरिक तो निवास करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इनका सैन्य उपयोग भी किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने भी 2022 के बजट में वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम प्रारंभ किया है, जो कि चीन के बॉर्डर डिफेंस विलेज को चुनौती प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारतीय सरकार ने, विशेषकर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेना के अधिकारियों के लिए तिब्बतोलॉजी कोर्स लॉन्च किया है, जिसके फलस्वरूप होगा क्या कि इस कोर्स के माध्यम से भारतीय सैन्य कर्मी तिब्बत के आम लोगों के साथ में अपना कनेक्ट बेहतर कर पाएंगे, ताकि बॉर्डर एरिया में भारत के सामरिक हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में नियुक्त हुए भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भूटान की यात्रा संपन्न की थी तथा वहां पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की थी और भारत और भूटान के संबंधों के ऊपर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय थल सेनाध्यक्ष ने भूटान के थल सेनाध्यक्ष से भी मुलाकात की और दोनों ने आपस में किस प्रकार से कॉपरेशन किया जाए या किस प्रकार से रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई। इससे संबंधित जो खबर है और ट्वीट जो है इंडियन आर्मी का यहाँ मैंने शेयर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत ने सीमा पर उड़ रहे चीनी फाइटर प्लेन्स को टैकल करने के लिए फ्रंट लाइन में अपने आधुनिकतम जेट्स को तैनात करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कि राफेल्स और Su-30 MKI शामिल हैं। ये सारे विमान न केवल दिन में अपितु रात में भी लेह एयरबेस और थोइसे एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं और इनके हुंकार के आगे चीनी जो हैं दुम दबा करके भागते जा रहे हैं।
हाल ही में रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हम लोगों ने चाइना के साथ लगती हुई सीमाओं के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, जिसके मिसाइलों की जो मारक क्षमता है वह 400 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि चाइना के पास में भी S-400 एयर डिफेंस है, उसने भी तो लद्दाख बॉर्डर के साथ में S-400 को अपना तैनात करके रखा हुआ है, परंतु यहाँ बच्चे ध्यान रखिए कि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, जिसके कारण रूस से मिलने वाली जो मिसाइलें हैं चीन को वह केवल 299 किलोमीटर वाली ही मिलेंगी, वो 400 किलोमीटर वाली नहीं मिलेंगी। और भारत जो है MTCR का सदस्य है, इसलिए भारत को S-400 के अंतर्गत 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें मिली हुई हैं। यानी 400 किलोमीटर रेंज का जो एयरबेस होगा, वहां से यदि कोई भी फाइटर जेट भारत के विरुद्ध उड़ान भरता है तो S-400 डिटेक्ट करके उसे वहीं पे ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। वर्तमान समय में भारत और अमेरिका ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज युद्धाभ्यास करने वाले हैं दोनों देश, वो अक्टूबर में होगा। और यह जो वॉरफेयर है यह हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होगा, जो कि उत्तराखंड में LAC के नजदीक औली में संपन्न किया जाएगा। और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एक महज ही कोइंसिडेंस है। तो भैया यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह हमारी एक रणनीति का हिस्सा ही हो सकता है यदि मेरी नजरों से आप इसे देख रहे हैं तो। उसके अतिरिक्त हाल ही में दलाई लामा के साथ में भारत सरकार का जो एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और पब्लिकली भारत के प्रधानमंत्री दलाई लामा के साथ एंगेज हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत की जो संघीय सरकार है वह इनको सपोर्ट कर रही है। कैसे, तो यहां देख लेते हैं। इनका जो जन्मदिन है दलाई लामा का, यह 6 जुलाई को होता है और 87वें जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर इनको ग्रीटिंग्स भेजी थी। वहीं जुलाई महीने के ही अंतिम में दलाई लामा ने लद्दाख की यात्रा संपन्न की थी। वहां पर इन्होंने मीडिया को से भी बातचीत की थी और यह जो यात्रा का फैसिलिटेशन था वह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। लद्दाख पहुंचाने का जिम्मा इंडियन एयरफोर्स को ही प्रदान किया गया था। वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने फॉलोअर्स से यह कहा था, कंपैशनेट डिस्पाइट व्हाट चाइना हैज डन टू तिब्बतन्स, यानी आप जो है धैर्य बनाए रखिए, जो भी चाइना ने किया है उसका जवाब यहाँ पर ये दिया जाएगा, तिब्बतियों के ही द्वारा दिया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि चीन जो है दलाई लामा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो तिब्बत का इशू है जो वर्तमान समय में भारत उठा रहा है, यह चाइना की जो दुखती रग है उसे भारत दबाने का प्रयास कर रहा है, ताकि नई दिल्ली जो है चीन के साथ अपने संबंधों को दोबारा ट्रैक पर वापस ला सके। LAC पर चीन के द्वारा किए जा रहे हैं सड़क और जो भी पुल हैं या अवसंरचनात्मक निर्माण हैं उसके विरुद्ध भारत के BRO के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 3595.06 किलोमीटर का बॉर्डर रोड्स पिछले 5 वर्षों में बनाया था और इसमें से 2088 या 2090 किलोमीटर की जो सड़कें थी वह ऑल वेदर रोड्स हैं, यानी तीनों मौसमों में वहां पर यह कार्य करने में सक्षम होंगी। वहीं एक सवाल के जवाब में चीन के अधिकारियों ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कहा था कि भारत बॉर्डर के ऊपर शांति नहीं चाहता है और बॉर्डर पर जो है दोनों ये जो सीमा विवाद का जो मुद्दा है, दोनों देशों के हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर जो है चीन सवाल उठा रहा है और संकेत दे रहा है कि उसकी यह जो स्थिति है उसको बहाल करने की जो पुरानी स्थिति है अप्रैल 2020 से वाली कोई इच्छा नहीं है। जबकि भारत का भी है कि बेटा तुम बैठे रहो, हम भी सामने में बैठे रहेंगे और आओ देख लो कि कितने लोग हमने तुम्हारे मारे थे। इसी प्रकार चीन भी पीछे हटने के बनिस्बत डोकलाम और विभिन्न जो स्टैंड ऑफ एरियाज है वहां पर लंबी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। अब यदि हम लोग आर्थिक उपाय की बात करें
तो हाल ही में भारत और चीन के मध्य जो ट्रेड डेफिसिट है वो अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। कोविड काल के दौरान इसमें कमी देखी गई थी, परंतु कोविड के उपरांत 2022 से यह व्यापार घाटा फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में हम लोग देखें तो कोविड काल से ही भारत चीन के इन्वेस्टमेंट और चीन के बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा सख्त हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों ने इसका मूल कारण बॉर्डर स्टैंड ऑफ को माना है। भारत ने इस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में चीन के विरुद्ध किस प्रकार के कदम उठाए हैं, इसे एक एक करके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग ट्रेड घाटे की बात करें तो वर्तमान समय में जो है भारत और चीन का जो ट्रेड घाटा है वह है 72.9 बिलियन यूएस डॉलर का। यह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है। अगर हम 2020-21 में यह 48.6 बिलियन डॉलर था। 2021-22 में भारत के द्वारा बहुत सारे सुधारात्मक उपाय अपनाए गए थे अपने इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, जिसमें क्या था कि ड्यूटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी में। वहीं भारत ने कुछ सख्त मानदंड अपना लिए थे, जिसके कारण भारत चीन व्यापार घाटे में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इसमें 45% का जबरदस्त इजाफा हुआ हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत में 5G ऑक्शन हुआ और इस 5G टेलीकॉम सेवा से चीन की कंपनियों को बाहर कर दिया गया। इसमें कहना था ट्राई का कि जो भी 5G सर्विसेज होंगी या टेलीकॉम बिजनेसेस जो भी इक्विपमेंट का परचेज करेंगी वह केवल ट्रस्टेड सोर्सेज के माध्यम से ही करेंगी। इसके माध्यम से भारत ने 5G सर्विसेज से चीन की कंपनियां, जिसमें कि ZTE और हुआई प्रमुख हैं, इन दोनों कंपनियों को अपने मार्केट से निकाल बाहर कर दिया। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत में काम करने वाली टेलीकॉम सेक्टर की विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध भारत में टैक्स इवेजन, पेमा के अंतर्गत तथा दूसरे वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाल ही की खबरों में हम लोग देखें तो वीवो के विरुद्ध, ओप्पो के विरुद्ध, आपका शाओमी के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई हैं। इन सभी कंपनियों के ऊपर जो है PMLA कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत मूल रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन आदि मुद्दों पर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय अपराध से भी संबंधित कार्रवाई इन कंपनियों के ऊपर की गई है। कुछ विशेषज्ञों का व्यू पॉइंट है कि यह जो कार्रवाई है भारत के द्वारा या भारत ने अपने जो मानदंड कड़े किए हैं वह मूल रूप से पिछले 2 साल से जो सीमा पर लगातार स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, उसके कारण भारत ने इस प्रकार के कार्रवाई करनी प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो हाल ही में भारत ने 100 दूसरे चाइनीज ऐप्स को फिर से बैन कर दिया है, जिसमें कि काफी प्रसिद्ध वीडियो गेम BGMI भी शामिल है। यद्यपि यह जो कॉम्बैट और सर्वाइवल गेम है यह साउथ कोरिया की क्राफ्टन के द्वारा डेवलप किया गया यह गेम है, लेकिन चाइना की टेंसेंट कंपनी का इसमें 13.6% का स्टेक लगा हुआ है, इसलिए भारत ने BGMI के ऊपर प्रतिबंध आरोपित किया है। वहीं हम लोग हाल ही में देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोन ऐप हैं जो लोन ऐप के माध्यम से लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इन ऐप्स के ऊपर भी भारत में ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 105.32 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी इनकी विभिन्न बैंक की शाखाओं में, उनको ईडी ने जब्त करने का काम इसके अंतर्गत किया है। FDI पॉलिसी की हम लोग बात करें भारत में तो यहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो भी होना है वह गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही होगा। यदि हम लोग चाइना से FDI इनफ्लो की बात करें तो वह 2017-18 के 350 मिलियन यूएस डॉलर से गिर करके 2020-21 में केवल 60.5 मिलियन यूएस डॉलर ही रह गई है और वर्तमान समय में चाइना भारत में 21वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना हुआ है। यह जो रिपोर्ट था यह मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है। आगे यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में सरकार ने जिस प्रकार से चीनी स्मार्टफोन मेकर्स के ऊपर में कार्रवाई करनी प्रारंभ की है उसे कहीं न कहीं भारत चीन संबंधों के तराजू पर तौल करके देखा जा रहा है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जो है, अब चूंकि भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है और चीन इसका दोहन करना चाहता है, इसलिए भारत सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीन की कंपनियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ हाल में ही एक खबर आई थी कि भारत सरकार 12,000 रुपए से नीचे वाले फोन मार्केट में चीन की जो कंपनियां हैं उनको बैन करने जा रही है। यह अभी केवल प्लान है, यानी कि भारत में चीन जो है 12,000 रुपए से नीचे वाली कोई भी फोन नहीं बेच पाएगा। यदि हम लोग अंतरा घोषाल सिंह के शोध पत्र भारत और चाइना के संबंधों के ऊपर जो प्रकाशित हुआ था, डोकलाम टू गलवान एंड बियॉन्ड को यदि हम लोग देखें, इस शोध पत्र के अनुसार चीन को यदि अपना BRI प्रोजेक्ट और 2 ओशंस स्ट्रेटजी को पास कर विश्व में एक्सेप्ट करवाना है तो उसमें चीन को भारतीय सहयोग की अत्यंत ही आवश्यकता होगी। यद्यपि वर्तमान समय में चीन जो है अपने पश्चिमी फ्रंट पर US के खतरे को देख रहा है और वहीं अमेरिका जो है भारत के साथ में क्वाड के अंतर्गत जो साउथ चाइना सी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए चाइना इंडियन ओशन में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम लोग हाल में पाकिस्तान और श्रीलंका की घटनाओं में देख चुके हैं। एक लीक डाटा में बताया गया है कि जो वर्तमान समय में चाइना की जो आबादी है वह लगभग लगातार सिकुड़ती जा रही है। जिस आबादी के बल पर चाइना विश्व में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना था, वह आबादी अब लगातार बूढ़ी होती जा रही है तथा ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने ट्रेड नेटवर्क्स की बहाली बरकरार रखने के लिए चीन जो है भारत पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पूर्व में चीन को प्राप्त था यह अब घूम करके भारत के पास आ गया है और भारत जो है वर्तमान समय में ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण स्थान लगातार बनाता जा रहा है, जिसके कारण चाइना भारत के ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है ताकि इसके जो संसाधन है, इसका जो खर्च हो वह मूल रूप से बॉर्डर एरियाज में सैन्य गतिविधियों के ऊपर अधिक से अधिक खर्च हो, ताकि जिस रूप से भारत का विकास हो रहा है वर्तमान समय में उसको बाधित किया जाए और अपना जो आधिपत्य है ग्लोबल सप्लाई चेन में उसे बरकरार रखा जा सके। यदि वर्तमान समय में चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन से यदि कट जाता है तो चीन की जो आर्थिक परेशानियां हैं आने वाले दिनों में वह और अधिक बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर भारत को और क्या करने की आवश्यकता है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में चाइना जो है एक डेट रिडन इकोनॉमी बन चुका है। वहां पर जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ अत्यंत ही कम हो चुका है, उसकी जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है, उसका डेमोग्राफी जो है लगातार छोटा या सिकुड़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में भारत जो है चीन का स्थान लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि वह दिन दूर नहीं है कि जब भारत विश्व में सर्वाधिक मिनरल्स को आयात करने वाला या सर्वाधिक मिनरल्स को खरीदने वाला देश बन जाएगा। कारण क्या है कि इंडिया का फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ और भारत को चाइना को रिप्लेस करने के लिए ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे वह विश्व बाजार में अपने आप को स्थापित कर सके, क्योंकि भारत के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वह सर्वाधिक है। वहीं भारत को चीन के साथ जो चीनी इकोनॉमी के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है उसको अब तोड़ने का समय आ चुका है। क्योंकि हम लोग यदि भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है लैंग्वेज कंपेटिबिलिटी के मामले में चीन के बनिस्बत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि भारतीयों की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ के कारण वो US और वेस्ट में ज्यादा पसंद किए जाने वाले एम्प्लॉयज बन चुके हैं। साथ ही साथ हमारा जो ग्रोथ रेट है
अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार शिखर की ओर या ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के पूर्वानुमानों में दर्शाया गया है। तो आज का जो हमारा यह सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि भारत चीन के संबंध और चीन के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को काउंटर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए गए हैं, उससे लेकर आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, जो आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मंथन 2.0 पर। थैंक यू।